नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ सेकंड लेक्चर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के अंदर। स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के एपिसोड नंबर 2 के अंदर भी ये 2 लेक्चर ही है, लेक्चर नंबर 2 मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स। इसके पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स क्या होती है, क्वांटम स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स क्या होती है, और क्लासिकल स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स की कैटेगरी में वी आर गोइंग टू मूव अहेड दैट वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। Ni/Gi हमें कैलकुलेट करना है। ये Ni/Gi बेसिकली हमें ये बताएगा कि हाउ मेनी पार्टिकल्स आर कंटेन्ड इन हाउ मेनी सेल्स, कि अगर मेरे पास इतनी सेल्स हैं तो उनके अंदर इतने इतने पार्टिकल्स आ सकते हैं, और भाई ये इनकी रेशो है और इतने पार्टिकल्स को इसमें लिया जा सकता है और इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे और इतनी इतनी एनर्जी उनके पास होगी। उसके बाद हम वेलोसिटीज़ और मोमेंटम इन सारी चीज़ों की बातें करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर के अंदर वी विल बी डीलिंग विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एनर्जी, कि कितनी एनर्जी उन पार्टिकल्स के पास होगी, कितने पार्टिकल्स के पास कितनी एनर्जी होगी। अब ये चीज़ कहाँ पे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे मैं पिछले लेक्चर्स ऑनवर्ड्स ही एग्जांपल देती आ रही हूँ कि मान लीजिए अभी जैसे मानसून सीज़न चल रहा है, आप लोग यहाँ पे, मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और बाहर बारिश हो रही है, बाहर एक ग्रासी लॉन है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे जैसे बारिश की बूंदें गिर रही है। अब नेचुरली बारिश की बूंदें यहाँ तो गिर नहीं रही हैं, गिर चुकी हैं बारिश की बूंदें या गिर रही हैं व्हाटएवर, तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स की स्पीड होगी, एयर के पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी, जो उनका कंटेंट होगा एनर्जी का, स्पीड का, दैट विल बी एंटायरली डिफरेंट एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दिस रूम वेयर आई एम स्टैंडिंग। तो ये जो डिफरेंस है कि वहाँ उनके पास कितनी होगी, कितने पार्टिकल्स वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, कितने पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, ताकि मैं ये देख सकूँ कि जो वेदर फोरकास्टिंग का सपोज हो गया कि आज यहाँ पे इन पार्टिकल्स की डेंसिटी इतनी इतनी एनर्जी इनके पास है, तो ये आगे आगे जाते 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 जाते, क्योंकि थ्रू कंडक्शन वो एनर्जी आगे 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 ट्रांसफ़र करेंगे, क्या वही कंटेंट ऑफ एनर्जी आगे जा पाएगा और कहाँ तक जा पाएगा। मीन्स जो वो रेन है, जो क्लाउड है, या वो जो ह्यूमिडिटी है उस एयर के मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो कहाँ तक आगे जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। अब स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल चीज़ों पे काम करेगी। वी विल बी अप्लाइंग दिस ऑन आइडियल गैसेस। तो हम लोग एक सैम्पल ऑफ आइडियल गैस कंसीडर करेंगे और उसके लिए हम लोग अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। बहुत काम किया इन बंदों ने बेचारों ने, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इन दोनों ने हमें बताया कि कितने पार्टिकल्स किस सेल के अंदर किस तरीके से कितनी एनर्जी से जाएंगे। तो इसके लिए मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरे पास एक आइडियल गैस है। आइडियल गैस, यू विल कंसीडर अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस। सैंपल ऑफ आइडियल गैस आप लोगों ने कंसीडर कर लिया इस सिचुएशन के लिए। अब होता क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस हैव नो लॉन्ग रेंज इंटरैक्शन और इंटरपार्टिकल कनेक्शन। They keep on colliding with each other as well as with the walls of the container in which the gas is kept। आपने एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स को रखा हुआ है। अब आइडियल है, आपस में तो म्यूचुअल इनकी इंटरेक्शन हम नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद आइडियल गैस। आइडियल गैस का मतलब क्या होता है कि उसके दो पार्टिकल्स जो हैं, इंटर पार्टिकल इंटरेक्शन जो होती है उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, रिपेल नहीं कर रहे हैं, बट रैंडमली इधर उधर इधर उधर इधर उधर इस जगह सब जगह इधर उधर मूवमेंट करी जा रहे हैं। अब वो जो मूवमेंट करते हैं, इतनी रैंडम मूवमेंट करते हैं, दे विल कीप ऑन कोलाइडिंग विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब जब वो कोलाइड करेंगे, ड्यू टू दीज कोलिजन्स देयर एनर्जी विल चेंज, देयर मोमेंटम विल चेंज। और इस रीजन के अंदर एनर्जी ज़्यादा है, इस रीजन के अंदर मोमेंटम ज़्यादा है, इस रीजन के अंदर एनर्जी कम है, इस रीजन के अंदर मोमेंटम कम है। इसका मतलब मुझे मेरे स्पेस को रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, छोटे छोटे रीजन्स में मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उन रीजन्स को मैं क्या कहूँगी, कंपार्टमेंट्स। तो अब हम लोग रियल सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम द आइडियल वन, कि उस कंटेनर के अंदर मैंने छोटे छोटे पोर्शंस कंसीडर कर लिए, मतलब मैंने अपने सिस्टम को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लिया। अब एक कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल गए, उसमें सेल्स कितनी है, उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, कितनी सेल्स हैं, उसी तरीके से हम डिस्कशन करेंगे एनर्जी की। लेकिन before going into deep details of statistical distribution of ideal gas into this container,
we can say that such a system can be studied statistically by considering few constraints, और वो constraints और वो assumptions जो होंगी वो क्या रहेंगी, वही जो पिछली वाली थी, बिल्कुल जो हम पीछे आइडियल सिस्टम स्टडी करके आए हैं बिल्कुल वैसे ही assumptions हम यहाँ पे भी कंसीडर करेंगे. वी विल बी कंसीडरिंग दैट फेज स्पेस कैन बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, कि अगर ये कंटेनर मेरा फेज स्पेस है सॉरी, अगर ये कंटेनर मेरा फेज स्पेस है तो इसको मैं छोटी 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 सेल्स में डिवाइड कर सकती हूँ. फेज स्पेस can be divided into large number of elementary cells. तो फेज स्पेस को इसमें डिवाइड किया जा सकता है, छोटी 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 सेल्स में हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा. द अवेलेबल वॉल्यूम कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज, वी कैन टेक इट टू 0 even. याद कीजिए हमने पिछले लेक्चर के अंदर फेज स्पेस की बात की, अवेलेबल वॉल्यूम की बात की. देयर आई डिस्कस्ड कि अगर क्लासिकल मैकेनिक्स है तो आप इसको कितना भी छोटा कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका वॉल्यूम 0 को भी अप्रोच करवा सकते हैं, लेकिन क्वांटम में यू कैन नॉट डू दैट. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ हमारे सामने बहुत बड़ा राक्षस आके खड़ा हो गया था. क्या नाम था उस राक्षस का? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो वो प्रिंसिपल यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि क्लासिकल के अंदर हम पोजिशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं. दैट इज़ वाई यहाँ पे हम अपने फेज स्पेस सेल्स को कितना भी छोटा, जितना चाहें उतना छोटा हम इसको कर सकते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम, रादर available volume, I'll write from here, available volume in phase space, available volume in phase space can be made as small as we please. कि जितना हमें पसंद है. अब कोई कहे जी मुझे तो इतना बड़ा चाहिए, मुझे तो यही अच्छा लगता है, रख लो भैया. कोई कहे जी मुझे तो इतना छोटू सी चीज़ें अच्छी लगती है, मुझे तो छोटू सा ही लेना है, तो रख लो भैया. जितना आपको पसंद है उतना आप रख सकते हैं. सो एज स्मॉल एज वी प्लीज वी कैन अप्रोच इट टू, बड़ा अच्छा कैच किया मैंने, वी कैन टेक इट अप्रोचिंग टू 0 even, अप्रोचिंग टू 0 even. हम चाहें तो इसको 0 के जितना स्मॉल भी कंसीडर कर सकते हैं. उसके बाद हमने क्या कहा था, वही पिछले वाले आर्टिकल्स के अंदर, कि एक सेल के अंदर कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि जो क्लासिकल फिजिक्स होती है ना बड़ी लिबरल होती है, कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, बस थोड़े थोड़े रूल्स का ध्यान ज़रूर रखो. तो वही थर्ड अजम्पशन क्या रहेगी, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी ऑक्यूपाइड इन वन सेल, कि एक सेल के अंदर कितने भी पार्टिकल्स जा सकते हैं. So any number of particles can go in one cell, कि एक सेल के अंदर कितने भी पार्टिकल्स आप भेज सकते हैं. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि इस सेल को 10 ही अलाउड है, इसको 5 ही अलाउड है, इसको 1 ही अलाउड है, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं है. तो अगला जो है, द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल. मैं फिर से बात कर रही हूँ, पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर आइडेंटिकल ऑफ द सिस्टम आर आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल. इसका मीनिंग क्या है, मैं अपने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को बड़ी जो आई थिंक इसका जो एपिसोड 1 था स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का, इसका लास्ट लेक्चर 13th लेक्चर, उसके अंदर मैंने बड़ा इलाबोरेट करके इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है. और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स. आइडेंटिकल मतलब सब सेम, और डिस्टिंग्विशेबल मतलब आप पहचान भी सकते हैं कि ये पहला ये दूसरा है. तो मैंने आपको कहा था कि आपके सामने ट्विन्स बैठे हुए हैं,
तो आपको पहचानना है भी ये ट्विन, इसका नाम सपोज राम है, इसका नाम सपोज श्याम है, तो कैसे पहचानेंगे? बाय देयर पोजीशन, कि कौन सी चेयर पे बैठा हुआ है। उसके बाद वो उठ के जाने लग गया और क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम बड़े आराम से उसकी मोशन को धीरे धीरे प्यार से हौले हौले स्टडी कर सकते हैं। अब स्टडी कर लेंगे मोशन को, हमें पोजीशन पता लग सकती है क्लासिकल के अंदर बड़े आराम से। तो डिपेंडिंग ऑन पोजीशन वी कैन लोकेट द पार्टिकल, वी कैन रिकग्नाइज द पार्टिकल कि ये वाला पार्टिकल पहला है, ये दूसरा है। तो ट्विन्स को भी क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। उसके बाद मेरे वो कंस्ट्रेंट्स जो पहले थे कि आपको इधर उधर पार्टिकल को गिनाने की इजाज़त नहीं है, इस कंटेनर में से फुदक के कोई पार्टिकल बाहर नहीं निकलेगा और फुदक के कोई बाहर वाला पार्टिकल अंदर भी नहीं आएगा, मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। अगर मैंने n माने हैं तो वो n ही रहेंगे। सो नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी कांस्टेंट, मीन्स जो n रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर आपने n पार्टिकल्स माने हैं, दिस n विल रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद हम बात करेंगे टोटल एनर्जी भी सिस्टम की क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, कि इस सिस्टम को अपनी एनर्जी यहाँ से बाहर और इधर से लेना, इसकी कोई इजाज़त हमने नहीं दी। अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहें। अब दूसरों को नहीं लेंगे, नहीं देंगे, तभी तो हम इनकी कैपेबिलिटी पता करेंगे कि इनके खुद के पास कितना है। अब मैं देखने लगी हूँ 10 है, इतने में उसने कोई एनर्जी किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो इसका मतलब उसके पास कम रह गई। देन हाउ जो आई विल बी एबल टू नो द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपार्टमेंट या दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। इसके लिए ज़रूरी है कि ये म्यूचुअल एक्सचेंज जो बाहर की दुनिया के साथ इनका प्यार या अफेक्शन था वो हमने एक बार ख़त्म कर दिया, साइड पे रख दिया है। नेक्स्ट विल बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर टेकन वेरी लार्ज, ताकि सिस्टम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में रहे, हम अपनी कैलकुलेशन इजीली कर सकें। सो सिक्स्थ assumption विल बी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कांस्टेंट। ये भी हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे, पूरे सिस्टम की एनर्जी, नॉट ऑफ इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स। उसके बाद मैंने क्या कहा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज, टोटल number of particles are very large। ये large हमने क्यों माने? so that system may remain its most probable state, so that system may remain its most probable state and we may study the system completely by taking it in its most probable state, क्योंकि ज़्यादातर वहीं पे रहता है और हम बड़े आराम से उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इतनी अजम्पशंस लेने के बाद मैंने क्या कंसीडर किया? मैंने सिस्टम तो कंसीडर किया ही हुआ है कि कंटेनर है मेरे पास, उसमें मैंने गैस ले रखी है, उस गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर उगड़ दुगड़ इधर उधर भागी जा रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई किसी से टकरा रहा है, कोई किसी से टकरा रहा है। ऑल द पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन। ड्यूरिंग रैंडम मोशन दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। उसके साथ वो कोलाइड कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दोज कोलिजन्स दे आर एक्सचेंजिंग देयर एनर्जीज, दे आर एक्सचेंजिंग देयर मोमेंटा। तो ये सारी चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं वो। तो मीन्स मैंने क्या किया हुआ है? अपने सिस्टम को फेज स्पेस को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। लेट अस सपोज मेरे पास कंपार्टमेंट्स जहाँ मुझे सुटेबल लगा, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि बाहर बारिश हो रही है और इस रूम में मैं खड़ी हूँ, लॉन बहुत बड़ा है, मेरा रूम बहुत छोटा है। अब मुझे क्या करना है कि पूरा दिस रूम प्लस दैट लॉन, मैंने पूरे को अपना एक फेस स्पेस माना और कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। या मैं मान लूँ कि मैंने 2 कंपार्टमेंट्स मान लिए, एक कंपार्टमेंट वो लॉन हो गया, एक कंपार्टमेंट ये रूम हो गया। उसके बाद अब रूम छोटा है, लॉन बहुत बड़ा है, इट मीन्स कंपार्टमेंट्स आर ऑफ अनइक्वल साइज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी यूज़ करने के लिए आई विल हैव टू डिवाइड द फेस स्पेस इनटू सेल्स। तो एग्जैक्टली सेम हमने यहाँ पे किया, मैंने सेल्स छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, वो टुकड़े रूम के, उस टुकड़े का साइज रूम में और बाहर लॉन में क्या है? बिल्कुल सेम। तो आपको भी यही करना है कि आपने एक बार कंपार्टमेंट्स इसके अंदर काट दिए, बना दिए, प्लॉट्स बना दिए छोटे छोटे, और उसके अंदर फर्दर ऑन हमने क्या किया? हमने इस पूरे सिस्टम को छोटी छोटी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उन सेल का साइज़ क्या है? आपस में सेम है। तो इसके अंदर वही सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी कि मतलब मैंने छोटे छोटे एनर्जी इंटरवल्स बना लिए कि इस इंटरवल की एनर्जी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी, और के कंपार्टमेंट्स में इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बिल्कुल प्रोसीडिंग इन द सिमिलर मैनर एज वी डिस्कस्ड इन आवर 13th लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एपिसोड नंबर 1। क्या था उसके अंदर कि हमने n पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन k कंपार्टमेंट्स में की अनइक्वल साइजेस में, और हमने w लिखा वहाँ पे, वही हमें यहाँ पे भी लिखना है। वी फाइंड आउट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी w, ये किसके इक्वल आई थी हमारे पास? फैक्टोरियल n
और उसके बाद क्या था, n फैक्टोरियल पाई i इज इक्वल टू 1 to k gi पावर ni फैक्टोरियल। ये हमने कैलकुलेट कर लिया अपने पिछले लेक्चर के अंदर। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में टाइप कीजिए डॉक्टर दिव्यज्योति चावला बेसिक आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स 13, तो वो लेक्चर निकल के आ जाएगा और कंप्लीट डेरिवेशन इसकी बड़ी डिस्क्रिप्शन डिटेल के अंदर वहाँ दे रखी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और ये फॉर्मूला यहाँ मैं डायरेक्टली यूटिलाइज कर रही हूँ। अब देखिए जो बेसिक अप्रोच इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस किया बेसिक अप्रोच ऑफ ऑल द स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। उसमें मैंने बताया कि हमें सबसे पहले W लिखना पड़ेगा हर स्टैट के लिए, उसके बाद हमें उसका लॉग लेना होगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर हमें डेरिवेटिव करना होगा क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तक पहुँचना है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट तक पहुँचना है, और डेरिवेटिव किसी भी मैक्सिमम क्वांटिटी का 0 होता है, उसको हम 0 करेंगे, फिर अल्फा और बीटा को हम पिक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो वो सब स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इस W को मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल g1 पावर n1 g2 पावर n2 g3 पावर n3 एंड gk पावर nk। ये पाई मैंने ओपन कर दिया जस्ट लाइक समीशन, समीशन में सम्स ऐड होता है और इसके अंदर पाई के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई n1 n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू nk फैक्टोरियल। क्योंकि मैंने अपने इस चैम्बर को k कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, फर्स्ट कंपार्टमेंट में n1 पार्टिकल्स, सेकंड में n2, थर्ड में n3 एंड सो ऑन kth के अंदर nk पार्टिकल्स। फिर मैंने सेल्स में डिवाइड किया, फर्स्ट कंपार्टमेंट में g1 सेल, सेकंड में g2, थर्ड में g3, वही सारी स्ट्रैटेजी यहाँ पे चलेगी। उसके बाद मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो नेचुरल लॉगरिथम, तो ये क्या आ जाएगा लॉग n फैक्टोरियल। फिर देखिए आपके पास क्या है, चाहे मैं इसको पाई लिख लूँ, चाहे मैंने उसको लगा लिया प्लस लॉग g1 पावर n1 g2 पावर n2 g3 पावर n3 एंड सो ऑन, माइनस ये वाला आ जाएगा लॉग n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू nk फैक्टोरियल। क्योंकि ये डिवीजन में था, सब्ट्रैक्शन log a अपॉन b इज log a माइनस log b, log a इंटू b इज log a प्लस log b, तो वो कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे लगा दिए। अब देखिए इस टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, log n फैक्टोरियल। इसको जब मैं ओपन करूँगी ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट में है log a इंटू b इंटू c इंटू d, तो log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, इस तरीके से ये चलेगा। मीन्स log g1 पावर n1 log g2 पावर n2 log g3 पावर n3 सबकी एडिशन। सो आई कैन राइट समीशन i इज इक्वल टू 1 to k log gi पावर ni। शॉर्टकट लिख लिया मैंने। एग्जैक्टली सेम इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, पसीना लगी जा रहा है बोर्ड के ऊपर, समीशन i इज इक्वल टू 1 to k, इसको भी मैं लिख लूँगी log ni फैक्टोरियल। क्योंकि इसको भी जब मैं ओपन करूँगी log a इंटू b इंटू c इंटू d अप टू k, ये क्या बनेगा log n1 फैक्टोरियल प्लस log n2 फैक्टोरियल प्लस log n3 फैक्टोरियल अप टू log nk फैक्टोरियल। तो मैंने समीशन में इसको लिख लिया। अब इसके बाद देखिए मुझे क्या करना है, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गई है टर्म, यहाँ पे n फैक्टोरियल, यहाँ पे ni फैक्टोरियल। सो आई विल बी यूजिंग स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन, हमने पिछले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया इसको। सो यूजिंग स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन, क्या थी स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन, कि अगर आपके पास log ऑफ फैक्टोरियल n है तो आप n log n माइनस n इसको लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, log w इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा n log n माइनस n, यहाँ पे कोई फैक्टोरियल नहीं है, सो ये बेचारा बच गया, इस टर्म पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। उसके बाद इस पे हमें फिर से यही लगाना है माइनस, ये क्या बनेगा n log ni माइनस, समीशन इसके आगे रहेगा ही एज सच, और ये माइनस और ये वाला माइनस, ये हो जाएगा प्लस समीशन ni i इज इक्वल टू 1 to k, i इज इक्वल टू 1 to k। तो अब देखिए ये जो समीशन ni है, n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन अप टू nk, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर n, ये n और ये n गायब हो गए, एक दूसरे को मार काट दिया, निस्तनाबूद कर दिया। तो हमारे पास इतनी छोटी सी टर्म अब बच गई है कि n log n माइनस log gi पावर ni, इस ni को भी मैं यहाँ पर आगे ले आती हूँ क्योंकि हमें पता है log a पावर b अगर होता है तो b आगे आ जाता है, b log a वी कैन राइट इट, हम इसको बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं।
अगला स्टेप जो मेरा रहेगा दैट विल बी डिफरेंशिएटिंग दीज टर्म्स। अब हमें इनको क्या करना है, डिफरेंशिएट। सो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। कोई बेवकूफ़ी होगा जिसको ये नहीं पता होगा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स d log w, तो ये हमारा पास आ गया n log n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, तो दिस टर्म विल बी 0। फिर आ जाइए इसके ऊपर आप ni log gi, ये मैं यहाँ पे इसको गलती से माइनस लिख गई हूँ, दिस वाज प्लस। तो अब इसके ऊपर अब अगर आप डेरिवेटिव का रूल लगाएंगे, इट विल बी i इज इक्वल टू 1 to k dni log gi, ये बन गया माइनस। अब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव का रूल लगाएंगे, वी विल बी यूजिंग प्रोडक्ट रूल p into q, तो इसको समीशन i 1 to k ni हमने एज सच रखा, इसके ऊपर डेरिवेटिव का रूल लगाया 1 upon ni into dni, उसके बाद माइनस i इज इक्वल टू 1 to k, फिर हमने क्या किया, log ni एज सच रखा, इसका डेरिवेटिव कर दिया dni log ni, तो ये हमारे पास आ गया है डेरिवेटिव। तो अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल कर देना। तो हमने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करना है, यहाँ पे ये dni बन गया, दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0, यू विल हैव टू कीप d log w इक्वल टू 0। बहुत जल्दी हम अपने रिजल्ट के करीब पहुंचने वाले हैं, आप लोग इसको 0 के इक्वल रख दीजिए, समीशन i 1 to k dni log gi माइनस समीशन i 1 to k dni माइनस समीशन i 1 to k dni log ni, ये हमारे पास जो है टर्म बच गई, इसको हमने इक्वेट टू 0 किया। ये देखिए dni फ्लक्चुएशंस कि पहले कम पार्टिकल के अंदर चेंज, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ओवरऑल चेंज जो पार्टिकल का रहेगा दैट विल बी 0, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कांस्टेंट है, तो इसलिए ये टर्म जो हो जाएगी चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फ्लक्चुएशन, दिस विल बी 0। तो मेरे पास सिर्फ ये 2 टर्म्स बच गई हैं, आई हैव लेफ्ट विद दीज ओनली दीज 2 टर्म्स। अब देखिए ये मेरे पास क्या आ गया, उसके बाद हम उस स्टेप पे पहुंच गए हैं जो कि फर्स्ट स्टेप मैंने बेसिक अप्रोच के अंदर कहा था। सेकंड स्टेप क्या था कि वी विल बी कंसीडरिंग, आपने इसको इक्वेशन नंबर सपोज 1 दे दिया, फिर हमने कहा कि टोटल, ये मैं माइनस बड़ा करके दिखा दूं ताकि आपको नजर आए कि टर्म एक ही है। फिर मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कांस्टेंट, मींस समीशन i इज इक्वल टू 1 to k and i इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, जैसे अभी हमने किया समीशन i इज इक्वल टू 1 to k dni, इट विल बी 0। एग्जैक्टली सेम एनर्जी लें, फर्स्ट कंपार्टमेंट के अंदर एक पार्टिकल की एनर्जी u1, उसमें पार्टिकल्स हैं n1, तो कंपार्टमेंट की एनर्जी हो गई n1 u1, सेकेंड की n2 u2, थर्ड की n3 u3, और टोटल एनर्जी हम कह रहे हैं कि क्या है, कांस्टेंट, सो इट विल बी ni ui समीशन i 1 to k, इट विल बी कांस्टेंट। इसका भी डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, सो समीशन i इज इक्वल टू 1 to k dni ui इक्वल टू 0। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, बेसिक अप्रोच को याद कीजिए, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए अल्फा के साथ, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए बीटा के साथ एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन अगेन, i इज इक्वल टू 1 to k dni log gi माइनस समीशन i इज इक्वल टू 1 to k dni log ni, फिर उधर देखिए ये वाली टर्म माइनस अल्फा i इज इक्वल टू 1 to k dni, क्योंकि हमें अल्फा मल्टीप्लाई करना था, फिर माइनस बीटा i इज इक्वल टू 1 to k dni ui इक्वल टू 0। इतनी छोटू सी टर्म थी, ये क्या किया मैम आपने, इसको फिर से बड़ा कर दिया, ये फिर से छोटू सी बन जाएगी। देखो dni कॉमन निकाल लीजिए सब में से, समीशन कॉमन निकाल लीजिए सब में से, तो ये क्या बन गया हमारे पास, समीशन 1 to k, अंदर देखिए मेरे पास क्या है, log gi माइनस log ni माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा ui
इंटू डी एन आई इज इक्वल टू 0। डी एन आई मैंने कॉमन ले लिया, लॉग ए माइनस बी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लॉग ए अपॉन बी। सो लॉग जी आई अपॉन एन आई माइनस एल्फा माइनस बीटा यू आई इंटू डी एन आई इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म तभी 0 हो सकती है जब ये टर्म, ये जो आर्ग्यूमेंट है विद इन ब्रैकेट ये 0 हो। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज द टर्म विद इन ब्रैकेट हैज़ टू बी 0 फॉर द इक्वलिटी राइट अबव रिटन अबव शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए मेरे पास क्या आ गया, लॉग जी आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, एल्फा प्लस बीटा यू आई। बन गई ना फिर से छोटू सी टर्म, तो बहुत छोटी हो गई है ये। टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, सो जी आई अपॉन एन आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एल्फा प्लस बीटा यू आई। अरे ये क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट पार्टिकल्स आ गई है। हमें तो पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है सेल्स के अंदर, सेल्स में पार्टिकल्स को नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइंस्टाइन्स कॉन्सेप्ट कि आप उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लीजिए। सो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारी सेल्स ही हैं, हम सेल्स के अंदर पार्टिकल्स ही लेके जाएंगे। तो इसमें क्या बड़ी बात है, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। सो टेकिंग रेसिप्रोकल एन आई बाई जी आई इक्वल टू 1 अपॉन e raised to power alpha plus beta ui, and this equation is termed as Maxwell-Boltzmann distribution law। और ये जो ni by gi आ गया, इस ni by gi टर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशन इंडेक्स। एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है ये भी। इट इज़ बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ये हमने एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर ली है। तो इन केस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ये जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स होता है एन आई बाई जी आई, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि जो एन आई है दिस इज ऑलवेज लेस देन जी आई, यानी कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं। मैंने इतनी ज़्यादा सेल्स में इसको बांट दिया है ताकि मेरे लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए, क्योंकि पार्टिकल्स मेरे आइडेंटिकल हैं, मुझे उनको पहचानना भी है। मेरी कोशिश रहेगी कि नंबर ऑफ सेल्स इतनी ज़्यादा कर दूं कि एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, इस तरीके से पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और मेरे लिए उनको रिकग्नाइज करना ईजी हो जाए। और दूसरी चीज़, सेल्स में ज़्यादा सेल्स इसलिए हो सकती हैं बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सेल कैन अप्रोच अप टू इवन 0, कि कितना भी छोटा वॉल्यूम मैं चाहूँ उतना ले सकती हूँ और एक सेल के अंदर कितने भी पार्टिकल्स जा सकते हैं। सो उन असम्पशंस को यूज़ करके हम इस रिजल्ट पे पहुँच गए हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हुए वी विल बी डीलिंग विद मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फॉर्मूला ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़, कि वही मैं बात करूं कि वो बाहर जो ग्रासी लॉन है वहाँ पे बारिश और यहाँ पे बारिश नहीं, तो वहाँ पार्टिकल्स की स्पीड कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी, मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। दैट वी विल बी टेकिंग अप इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।